गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्पायर इंडिया पर। साथियों, आज है 16 मई 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, खास करके उन छात्र छात्राओं के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। उन सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। चलिए सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि फ्रांस के साथ जो है साथियों शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, क्या कहानी है ये हम पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है साथियों, 13 मई को मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 26 मई तक चलेगा। शक्ति सैन्य अभ्यास हर 2 साल में भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। साथियों, 2 पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, आपको कुछ समझ में आए? साथियों, कहा यह गया कि भारत और फ्रांस के बीच जो है साथियों 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इनसे पहले जो है 6 बार शक्ति सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। ये 7वां संस्करण है साथियों, और यह 26 मई तक चलेगी। ठीक है, हर साल इससे हर 2 साल में इसे आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। कभी फ्रांस में आयोजित करते हैं, कभी भारत में आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है हमारे भारत में ही आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो मेघालय की उमरोई में। मेघालय की उमरोई में साथियों भारत और फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, और ये कब तक चलेगी? तो ये 26 मई तक चलेगी, और ये हर 2 साल में भारत और फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। शक्ति अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व 90 सैनिक कर्मियों की टुकड़ी कर रही है। ठीक है, इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन है, नौसेना की बटालियन है, और भारतीय वायुसेना की बटालियन शामिल है। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों पर किया जाएगा। जो ये भारत का मेघालय है उमरोई, यहाँ पे पहाड़ी इलाका ही है साथियों। ये पहाड़ी इलाका में ही ये भारत का सैन्य अभ्यास शुरू कर रहे हैं, और इसकी आयोजित जो है यहीं पे किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है भारत के कई सारे बटालियन शामिल है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया राजपूत रेजिमेंट के बटालियन है, नौसेना के बटालियन है, और भारतीय वायुसेना के इसमें बटालियन शामिल है। ठीक है, फ्रांस के भी कई सारे सेना अध्यक्ष इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा कितने नंबर पर है? साथियों, टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है, यानी कि विश्व तौर पर, तो ये भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी कितने, मनिका बत्रा जो है ये कितने नंबर पे है? इसका सही आंसर 3rd हो जाएगा, यानी कि 24वें नंबर पर। ठीक है, क्या कहानी है साथियों, ये आप पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है, 14 मई को सऊदी एसमेच टूर्नामेंट में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। मनिका ने वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग मान्यू और वर्ल्ड नंबर 14 जर्मनी की नीना मिट्टेलहम को हराया है। साथियों, ये जो मनिका बत्रा है भारत की टेनिस खिलाड़ी, इसने चाइना के वर्ल्ड नंबर 2 थी जिसका नाम था वांग मान्यू, और जर्मनी की वर्ल्ड नंबर 14 थी जिसका नाम था नीना मिट्टेलहम। ठीक है, इस मनिका बत्रा ने इन्हें भी हराकर इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है साथियों, कहाँ पे किया गया ये? तो सऊदी स्मैश टूर्नामेंट ये सऊदी में किया गया था। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट देखेंगे। मनिका ने 4 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। तो ये जो लड़की है यानी कि मनिका बत्रा, ये 4 साल से ही टेबल टेनिस खेल रही है। ठीक है, अब साथियों, अब इनके जो सबसे लास्ट पॉइंट देख रहे हैं वो आप लास्ट पॉइंट से शुरू करेंगे और ऊपर तक आएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट देखिएगा। तो बताया गया कि उन्होंने साउथ एशियन गेम्स 2016 में टीम डबल्स और मिक्स डबल्स में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये 4 साल की उम्र में जो खेल रही है टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, टेबल टेनिस की जो 4 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था, वो 2016 में साथियों टीम डबल्स और मिक्स डबल्स के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा आप साथियों, सेकेंड एंड लास्ट। मनिका ने एशियन गेम्स 2018 में मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज हासिल किया था। ठीक है साथियों, टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है। ठीक है,
तो 2016 में ये इसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और 2018 में इसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। फिर से 2018 में साथियों कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में इसने फिर से गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, तीसरा पॉइंट, मनिका ने एशियन गेम 2022 में विमेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ टेटे चैंपियनशिप 2019 में विमेंस टीम में गोल्ड हासिल किया था। तो साथियों मैंने आपको लास्ट से इसलिए बताया है क्योंकि इनकी जो कहानी है ये आप शुरू से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो पहले आप ये देखिए 2016 में उसने 3 गोल्ड मेडल जीते, 2018 में ब्रॉन्ज हासिल किया था, 2018 में भी फिर से गोल्ड मेडल जीते थे, 2019 में गोल्ड हासिल किया था और 2022 में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो 3 बार ये जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2 बार जो है ब्रॉन्ज हासिल किया है। ठीक है, और अभी जो है चाइना के नंबर 2 खिलाड़ी थी, वर्ल्ड नंबर 2 टेबल टेनिस में, जिसका नाम था वांग मान्यू, और जर्मनी की भी एक खिलाड़ी थी वर्ल्ड नंबर 14 में जिसका नाम था नीना मिठेलहम, है ना। इसने मनिका बत्रा ने इन्हें भी हराकर नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन से भारतीय दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं। साथियों क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, भारतीय दुबई पुलिस बोला बताया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे पुलिस के लिए बोल रहा है, यहाँ पे आगे पढ़िएगा तो मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, तो शतरंज जो खेलते हैं, जो खेल होता है शतरंज, जिसमें राजा रानी इकट्ठे होते हैं, है ना, उसमें प्रजा होते हैं, तो ये शतरंज खिलाड़ी, शतरंज जो खेल है इसमें भारतीय जो खिलाड़ी हैं ये चैंपियन बने हैं। इसका नाम क्या है साथियों, तो प्रणव वेंकटेश। इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रणव वेंकटेश जो है दुबई पुलिस मास्टर चैंपियन शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, क्या कहानी है इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। 13 मई को दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का फाइनल खेला गया। इसमें भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने 7 अंकों के साथ बेहतर ट्राईबैक से इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीत लिया है। साथियों 13 मई को दुबई में यह शतरंज टूर्नामेंट फाइनल खेला गया था, ठीक है, 2024 का, जिसमें जो है भारत का ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश जो है 7 अंकों के साथ बेहतर ट्राईबैक के साथ इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीत लिया है। ठीक है, वेंकटेश को $16,500 और गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड मिला है दुबई के द्वारा। इस शतरंज जो खेल होते हैं साथियों, जिस तरह से आप क्रिकेट जानते हो तो BCCI के द्वारा खेला जाता है, तो उससे कुछ अवार्ड भी दिए जाते हैं अगर अच्छा प्रदर्शन, यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच होता है ना, तो आप समझते हो कि उसे ईवी कार या कोई भी कार, आप IPL भी चले तो आप देखते होंगे, है ना। तो इसी तरह से शतरंज खिलाड़ी में इसने अपना रिकॉर्ड बनाया है और ये फाइनल खेलकर जीत गया है। तो प्रणव वेंकटेश को जो है $16,500 दिया गया और उसे गोल्डन ट्रॉफी भी दिया गया। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रामचरितमानस यूनेस्को की धरोहरों में शामिल किया गया, यह किस कवि की रचनात्मक थी। साथियों रामचरितमानस को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, यह जो रचना है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। यह आप ऑप्शन जितने भी देख रहे हैं ना, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, सुविधानंद पन्त, ये सभी महान कवि थे साथियों, है ना। इन्होंने अपने जीवन काल में काफी सारे कवि लिखे हैं, काफी सारे कहानी लिखे हैं, काफी सारे कविता लिखे हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस जो है साथियों गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे थे, इसे यूनेस्को जो है अपने धरोहर में शामिल किया है। क्या कहानी है साथियों, इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। काफी लंबा, काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों और थोड़ा सा लंबा भी क्वेश्चन है ना। क्या कहानी है, पहला आप पॉइंट्स देख लीजिए। पहला पॉइंट है माओ कैप। माओ कैप का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक। दूसरा पॉइंट है साथियों PIB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पहला आप जो पॉइंट देख रहे हैं माओ कैप, यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक, मैंने आपको पहले बताया कि यूनेस्को ने इसे धरोहरों में शामिल किया है, तो इसे जो है साथियों मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा रामचरितमानस को। अब क्या कहानी है, अब इसे हम पॉइंट से समझेंगे। तीसरा पॉइंट है साथियों 13 मई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक को ओरिजिनल रजिस्टर की 10वीं बैठक हुई। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की पांडुलिपि को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा जो है साथियों मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में इसे शामिल किया गया। गोस्वामी तुलसीदास की रचनात्मक थी रामचरितमानस। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया,
तो मैंने आपको पहले ही सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताए थे पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इनके द्वारा बताया गया कि यूनेस्को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी जो बैठक हुई थी 10वीं बैठक, इसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस जो है इसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इसकी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा बताया गया। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक की यह बैठक 7 से 8 मई को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुई थी। माओ कैब का उद्देश्य दुनिया भर की सभी मुख्य सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजना और लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो ये जो यूनेस्को के द्वारा जो ये बैठक की गई थी, ये साथियों 7 से 8 मई को की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो मंगोलिया की राजधानी है साथियों उलान बटार। ठीक है, आप ये भी याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मंगोलिया किसकी राजधानी है, सॉरी उलान बटार किसकी राजधानी है या मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है, तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, उलान बटार। ठीक है साथियों, चलिए माओ कैब का फुल फॉर्म क्या है साथियों? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये जो माओ कैब जो करती है, यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक जो क्या करती है, एशिया बताया गया साथियों, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ये क्या करते हैं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उन्हें ये अपने देश में यानी कि अपने यूनेस्को में शामिल करते हैं और इससे लोगों को जागरूक करते हैं कि देखिए ये कितनी लंबी कहानी है और इससे हमारे क्या फायदे हैं। ठीक है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो आप देखते हैं एशिया पैसिफिक, इसका काम ही यही है कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी जैसे कि रामायण हो गया, जैसे रामचरितमानस मैंने आपको बता दिया, महाभारत है, इसे भी एक धर्म भाव की तरह से देखा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो माओ कैप है, ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक, इसका काम यही होता है कि इससे सांस्कृतिक धरोहरों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा इसे शामिल किया गया। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन कब हुआ? साथियों क्वेश्चन देखिए, आप तो पहले बताया गया कि राजमाता, ठीक है, तो राजघराने से थी, इसके लिए राजमाता बताया गया। तो राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन कब हुआ है? तो इसका निधन जो है 15 मई यानी कि कल के दिन जो है साथियों इनका निधन हो गया है 72 साल की उम्र में। और कहाँ पे निधन हुआ है? तो दिल्ली के एम्स में। ठीक है, दिल्ली में जो एम्स है इसमें जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है, अभी हाल ही में परसों आप देखिएगा तो बिहार के मुख्य डिप्टी सीएम थे, ये इसका निधन भी है जो साथियों, आप कल का अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें बताया गया कि दिल्ली के एम्स में ही उनका निधन हो गया, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम थे। ठीक है, अभी जो है माधवी राजे सिंधिया, इनका निधन जो है 15 मई को हुआ है, दिल्ली के एम्स में ही हुआ है। ठीक है, क्या कहानी है इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। 15 मई को सिंधिया घराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। तो बताया गया साथियों कि सिंधिया घराने की राजमाता, ठीक है, तो इससे राजा महाराजा के मतलब जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हीं के ये सुपुत्री थी माधवी राजे सिंधिया, जिनका निधन जो है 15 मई को हुआ है। और ये किसकी माँ है? तो केंद्रीय मंत्री है साथियों ज्योतिरादित्य। ठीक है, ज्योतिरादित्य इसकी माँ है माधवी राजे सिंधिया, इसी का निधन हो चुका है। ठीक है साथियों, ये जो माधवी राजे सिंधिया है इनका नाम जो है साथियों शादी से पहले प्रिंसेस किरण राज लक्ष्मी देवी था। ठीक है, लेकिन शादी के बाद साथियों इनका नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। ठीक है, जिस तरह से आप किसी के साथ शादी करते हो उसका टाइटल लग जाता है, तो इसका पति का नाम जो था साथियों माधवराव सिंधिया, इसके लिए इसे भी टाइटल लग गया कि माधवी राजे सिंधिया इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले इसका नाम किरण राज लक्ष्मी देवी था। ठीक है, तो क्या कहानी है साथियों, तीसरा पॉइंट देखिएगा आप, तो 8 मई 1966 में ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। साथियों राजा महाराजा हैं, जिस तरह से कास्ट देखते हैं आप, अपने लेवल के लोगों से शादी करते हैं ना, इसी तरह से ये भी अपने लोगों से शादी किए थे, अपने लेवल के लोगों से। एक राजा थे साथियों, कहाँ के राजा थे? तो ग्वालियर के महाराज थे माधवराव सिंधिया, और ये जो माधवी राजे सिंधिया थी ये भी एक राजमाता थी। ठीक है साथियों, तो दोनों का विवाह जो है 8 मई 1966 ईस्वी में हुआ था। लेकिन साथियों 8 मई 1966 ईस्वी में होने के बावजूद माधवराव सिंधिया का निधन जो है 30 सितंबर 2001 को हो गया। ठीक है, और वो भी जो है माधवराव सिंधिया वो भी केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, लेकिन उसकी बेटी भी जो है साथियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी केंद्रीय मंत्री है। आप एक चीज देख रहे हो, गौर करो कि ये
शादी जो हुआ था साथियों 8 मई 1966 में शादी हुआ था, लेकिन निधन जो है साथियों इनके पति का यानी कि माधवी राजे सिंधिया के जो पति है माधवराव सिंधिया, इनका निधन जो है 30 सितंबर 2001 को हो चुका है, यानी कि 24 साल का गैपिंग है साथियों इनके निधन में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री कौन कौन से? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थी, जिसकी माँ थी माधवी राजे सिंधिया, और ये राजघराने से ताल्लुक रखती थी। और इसके जो पति थे माधवी राजे सिंधिया के पति, इनका नाम था माधवराव सिंधिया, ये भी केंद्रीय मंत्री थे और ये भी राजघराने से ताल्लुक रखते थे। ठीक है साथियों, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? साथियों बताया गया कि आसमान में उड़ने वाले अस्पताल। ठीक है, ये क्या कहानी है इसे हम पॉइंट में समझेंगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि एयरफोर्स के द्वारा जो है साथियों वायुसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का। ठीक है, क्या कहानी है इसे हम पॉइंट से समझेंगे। ये क्या आ गया साथियों, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया साथियों। ये जो आप अस्पताल देख रहे हो इसे लोगो जो आपको दिख रहा है जो आसमान में उड़ रहा है एक हवाई जहाज की तरह। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे में, तो ये रहा अस्पताल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा अस्पताल, ये पैराशूट के द्वारा इसे उतारा गया। ठीक है साथियों, क्या कहानी है इसे हम बताते हैं, थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया साथियों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। माइक्रोसॉफ्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए, कहाँ पे थे हम? 6ठा नंबर क्वेश्चन पे थे, है ना। ये सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। हाल में रामचरितमानस, इसका आपको पता चल गया, राजवीर राधा माता, ये भी पता चल गया। हाँ, आगे साथियों, ये जो आसमान में होने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण जो है एयरफोर्स के द्वारा किया गया, क्या कहानी है आप पॉइंट्स में समझिए। 14 मई को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मल्लपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। एक ही लाइन में मैंने पढ़ दिया, आपको कुछ समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, ये जो एयरफोर्स इंडियन है, ठीक है, इसने आगरा के मलपुरा में ये जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, जिसका नाम भीष्म रखा गया था और इसका नाम भीष्म अस्पताल ही रहेगा साथियों। तो जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज जो है, इसका सफल परीक्षण जो है आगरा के मलपुरा में किया गया। इसके द्वारा तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कब किया गया? तो 14 मई को किया गया। ठीक है, आप समझ में आ गई। वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से करीब 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया। तो साथियों, जिस तरह से मैंने आपको पैराशूट दिखाए थे, है ना, तो मैंने अभी हटा दिए हैं उसको क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट्स दिख नहीं रहे थे। ठीक है, तो जो अस्पताल था साथियों भीष्म अस्पताल, उसे पैराशूट के द्वारा 720 किलो वजन था साथियों अस्पताल का, जिसे जो है जमीन पर उतारा गया पैराशूट की मदद से। ठीक है, किसके द्वारा उतारा गया? तो वायुसेना के AN-32 विमान से उतारा गया। अब क्या है साथियों, ये जो पैराशूट था ना, उसका नाम ही दिया गया था AN-32। ठीक है, इसका विमान नाम दिया गया था। जिस तरह से कोई ऑपरेशन किया जाता है, जिस तरह से आपने ये देखा कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, इसका नाम भीष्म रखा गया, तो इसी तरह से वायुसेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाई गई, यानी कि इसका सफल परीक्षण जो किया गया, इसका नाम दिया गया था AN-32 विमान। ठीक है, जो पैराशूट का नाम था साथियों, ठीक है, पैराशूट का नाम क्या था? तो AN-32 विमान। तो इसकी मदद से जो है साथियों 720 किलो वजन के साथ पोर्टेबल अस्पताल को यानी कि भीष्म को जमीन पर उतारा गया था। ठीक है, भीष्म अस्पताल को करीब 1000 फुट की ऊंचाई से गिराकर सफल परीक्षण किया गया। तो मतलब 1000 फीट की ऊंचाई से करीब करीब उसे गिराया भी गया और उसका सफल परीक्षण भी किया गया वायुसेना के द्वारा। ठीक है, और मतलब जो है इसका सफल भी हो गया साथियों। ये गिरने के बाद भी इसको कुछ भी नहीं हो गया, इसको मतलब कुछ भी नहीं हुआ, इस अस्पताल को न टूटा न फूटा। ठीक है साथियों, अब जो है ये भीष्म अस्पताल क्यों बनाया गया है, अब आप ये समझिए। ठीक है, तो इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर 8 मिनट में इलाज मुहैया किया जाएगा। भीष्म को लद्दाख और कारगिल जैसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा।
तो साथियों ये हम और आप यानी कि आम लोगों के लिए बनाया नहीं गया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया जो लोग आर्मी में भर्ती हैं, ठीक है, जो आर्मी के सैनिक है, जो लोग बॉर्डर पे काम करते हैं, जिसे फायरिंग में गोली लग जाती है, या कहीं पेड़ गिर जाने से, या कहीं के कुछ भी उसके साथ घटना हो जाती है, या कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, या उससे उल्टी होने लगती है, या कुछ भी अगर हो जाए, उसको चोट लग जाए, जलन होने लगे, सिर दर्द होने लगे, रीढ़ की हड्डी दुखने लगी, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो होते साथी उसे तंदुरुस्त रखना पड़ता है ना, तो उसका जो है खाना पीना भी उसी तरह से खिलाया जाता है। तो अगर उससे कुछ भी तकलीफ होती है तो सरकार जो है उसे जल्दी मेडिकल सुविधा देती है, ठीक है। तो जल्दी अगर कैसे दे पाएगी, जब तक अस्पताल ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बॉर्डर पे कोई आर्मी लड़ रहा है और वहाँ पे उसे गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है, तो वहाँ पे बॉर्डर पे उसको अस्पताल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो अस्पताल है वायुसेना के द्वारा इसे पहुंचाई जाएगी, यानी कि भीष्म अस्पताल जो है इसे बॉर्डर पे पहुंचाई जाएगी, और वहाँ पे जो सैनिक घायल होंगे वहाँ पे उसे इलाज किया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है लद्दाख जैसे शहरों में, कश्मीर जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो भी बॉर्डर इलाके है साथियों, जैसे चाइना इंडिया बॉर्डर है, तो वहाँ पे ये किया जाएगा, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पे ये अस्पताल जो है भेजा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खतरे होते हैं। ये जो अस्पताल है साथियों ये वाटर प्रूफ अस्पताल है, और इसका जो बैटरी चार्ज होता है, कैसे होता है बैटरी चार्ज, तो इसका बैटरी चार्ज होता है सोलर एनर्जी से, ठीक है। इसमें सोलर एनर्जी लगाया गया है विश्व अस्पताल में, और यह एक वाटर प्रूफ अस्पताल है, ठीक है। इसमें जो है साथियों एक्सरे मशीन रखी गई है, ब्लड की जांच के लिए सुविधा है, ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर है। अगर भीष्म अस्पताल में अगर किसी को गोली लग जाती है, या जलन होने लगती है, सिर रीढ़ की हड्डी की चोटें होने लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उन सभी के लिए यह अस्पताल बनाया गया है, ठीक है। और यह अस्पताल जो है साथियों इन सभी का मेडिकल सुविधा देगी, ठीक है। और इसे जो है वायुसेना के द्वारा पहुंचाया जाएगा लद्दाख में या बॉर्डर पे, ठीक है। अब क्या कहानी है साथियों, अब अच्छे से समझिए एक बार, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने भीष्म अस्पताल का जो सफल परीक्षण किया था, ये कहाँ पे किया, तो आगरा के मलपुरा में इसका सफल परीक्षण किया, ठीक है। जो पैरासूट से सफल परीक्षण किया गया उस पैरासूट का नाम क्या था साथियों, तो AN-32, ठीक है, AN-32 इसका नाम दिया गया था पैरासूट का। इस अस्पताल का जो वजन था, यानी कि भीष्म अस्पताल का जो वजन था 720 किलो वजन था साथियों, ठीक है। और इसे जो है जमीन पर करीब 1000 फुट की ऊंचाई से भी गिराया गया, लेकिन इसे कुछ भी चोट नहीं पहुंची, यानी कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ इस अस्पताल का, यानी कि कुछ भी टूटा फूटा नहीं, ठीक है। इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा दी गई है, तो इस अस्पताल में साथियों एक्सरे मशीन रखी गई है, ब्लड की जांच के लिए सुविधा है, ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर की भी सुविधा मौजूद है। विश्व अस्पताल में गोली लगने, जलन, सिर रीढ़ की हड्डी और चोटें लगने पर फ्रैक्चर समेत कई मेडिकल सुविधा इसमें मुहैया कराई जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये आर्मी के लिए आर्मी जवान के लिए यह भीष्म अस्पताल बनाई गई है, हम और आप आम आदमी के लिए ये अस्पताल नहीं बनाई गई, ठीक है। हम आप देश विदेश में यानी कि अपने शहरों में भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ग्रीन नोबेल पुरस्कार से जो है साथियों छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके भी कुछ कहानी है साथियों, इसका पॉइंट्स जो है मैंने अभी नहीं डाले हैं, आपने पुराना करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में NSG के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है साथियों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए चीफ जो है साथियों नरेंद्र प्रभात को नियुक्त किया गया है। मुझे ना गला में बहुत खराश हो रही है साथियों, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो NSG के जो है साथियों नया चीफ नरेंद्र प्रभात को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बने हैं, तो भारतीय नौसेना के नए चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। अब आप ये जानिए कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिनुस्टिन बने हैं, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। और हाल ही में जो है साथियों रूस के राष्ट्रपति बने हैं, और राष्ट्रपति के बनने के बाद ही प्रधानमंत्री भी बने हैं, जिसका नाम है मिखाइल मिनुस्टिन, ठीक है। तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन बने हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो है साथियों यानी कि पुतिन के नाम से हम जानते हैं, जिस तरह से मोदी के नाम से जानते हैं उसी तरह से पुतिन के नाम से जानते हैं। तो ये जो रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन,
इन्होंने ही मिखाइल मिनुस्टिन को प्रधानमंत्री बनाया है, ठीक है। और मिखाइल मिनुस्टिन जो साथियों 7 मई को ये इस्तीफा दे दिए थे प्रधानमंत्री पद से, लेकिन 13 मई को फिर से इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है। बोले चल बेटा पुनः मुस्को भवा, अपना पद संभाल ले, मैं भी आ गया हूँ, ठीक है। अपनी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं साथियों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, मजा आया पढ़ने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको यूट्यूब में राइट हैंड कॉर्नर में, हमारे वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब बटन का बेल आइकन दिख जाएगा, जिससे आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप पहले से चैनल पर बने हैं तो आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट के लिए साथियों हम बहुत आभार व्यक्त रहेंगे, ठीक है। आपके प्यार सम्मान के लिए साथियों हम ये काम कर रहे हैं, और मैं ये वादा करता हूँ कि आप जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जरूर सफल हो पाएंगे, ठीक है। मैं दुआ कर रहा हूँ भगवान से, और वादा भी करता हूँ कि आप सफल हो पाए, ठीक है साथियों। चलिए, आपका समय शुभ हो। हरे कृष्ण आप सभी को।